What matters the most? भारत मैटर्स। इजराइल ने जब से जन्म लिया है, टर्मोइल उसके एग्जिस्टेंस का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। इजराइल के लगभग 8 दशक लंबे इतिहास में शायद ही कोई ऐसा डिकेड रहा है जब इजराइल ने किसी बड़े डिस्टर्बेंस को फेस ना किया हो। लेकिन इजराइल में जो आज हो रहा है वो इस सबसे एकदम अलग है। जियोपॉलिटिकल पंडित इसको इजराइल के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा टर्मोइल बता रहे हैं। कुछ क्रिटिक्स तो ये तक कह चुके हैं कि इजराइल में एक फुल फ्लेज्ड सिविल वॉर शुरू होने से पहले ही डेमोक्रेसी दम तोड़ देगी। 9 मिलियन की पॉपुलेशन की इस कंट्री में 500,000 लोग पिछले कुछ महीनों से सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर्स प्रोटेस्टर्स को स्टन ग्रेनेड्स और वाटर कैनन से वायलेंटली डिस्पर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रोटेस्टर्स की माने तो वो इजराइल की डेमोक्रेसी पर हो रहे इस अटैक से उसको बचाने की मांग कर रहे हैं। दुनिया भर में इजरायली एम्बेसी के ऑफिशियल्स अपनी खुद की गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हुए एम्बेसीज को शट करते नजर आ रहे हैं। जो चीज इजराइल की जुडिशरी में होने वाले कंट्रोवर्शियल रिफॉर्म्स के ऑपोजिशन के लिए शुरू हुई थी, वो आज एक बेहद भयानक रूप लेती नजर आ रही है। ऑपोजिशन लीडर यार लपिड का कहना है कि रूलिंग गवर्नमेंट इन लॉस के साथ अपने एक्सट्रीम लो पर पहुंच चुकी है, जबकि सिक्योरिटी लीडर्स कह रहे हैं कि ये क्राइसिस इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेटन कर रही है। प्रोटेस्टर्स गवर्नमेंट को नाजीज से कंपेयर कर रहे हैं, जबकि इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू इन प्रोटेस्टर्स को एनार्किस्ट यानी अराजक तत्व कहकर बुला रहे हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो आज जो इजरायली सोसाइटी में हो रहा है उसके रूट्स 1995 में ट्रेस किए जा सकते हैं, जब लेफ्ट विंग प्राइम मिनिस्टर यित्ज़हाक राबिन को एक फार राइट एक्टिविस्ट यिगाल अमीर द्वारा असैसिनेट कर दिया गया था। कुछ की माने तो इजराइल के इतिहास में ऐसे सिविल वॉर्स हिस्टोरिकली हाई प्रोफाइल असैसिनेशंस के साथ शुरू होते हैं और समय के साथ ऑल आउट कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील हो जाते हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या इजराइल आज उस पॉइंट पर पहुंच चुका है? इस साल के शुरुआती 10 हफ्तों के अंदर अंदर ही ये देश अपने अलग अलग हिस्सों में इंटेंस वायलेंस फेस कर चुका था। देश भर में मास सिविल डिसओबीडियंस की कंटिन्यूअस वेव्स एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की ओर इशारा कर रही थी। और ये सब इजरायली पॉलिटिक्स के एक ऐसे दौर में हो रहा है जब वहां 4 सालों के अंदर 5 इनडिसिसिव इलेक्शंस हो चुके हैं। और पिछले 3 महीनों में जब सत्ता बेंजामिन नेतन्याहू ने संभाली है, तब से इस टर्मोइल के थमने का कोई असर नजर नहीं आ रहा। या आपको ये भी बता दें कि इस टर्मोइल का कनेक्शन केवल इजराइल की इंटरनल पॉलिटिक्स से नहीं, बल्कि इसका एक बेहद स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हमें इजराइल और उसके सबसे स्ट्रॉन्ग एलाई अमेरिका के बीच के रिलेशंस पर पड़ता नजर आ रहा है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इजराइल में आखिरकार चल क्या रहा है? ये लड़ाई आखिर किसके लिए लड़ी जा रही है? क्या इजराइल सच में एक सिविल वॉर की आग में झुलस रहा है? क्या ये टर्मोइल नेतन्याहू की गवर्नमेंट और इजराइल की डेमोक्रेसी के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है? और क्या इस टर्मोइल के पीछे सच में अमेरिका का हाथ है? शुरू करते हैं आज का वीडियो। इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में हम ढूंढेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS2 के IR सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आपका और मेरा सबसे पहला कंसर्न तो यही है कि क्या इजराइल का ये दौर सच में एक सिविल वॉर जितना भयानक हो चुका है? इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि इजराइल में आज हम जिस टॉक्सिक एटमॉस्फेयर को देख रहे हैं वो यहाँ बहुत लंबे समय से डेवलप हो रहा है और उसको समय समय पर ऑब्जर्वर्स और एक्सपर्ट्स के द्वारा पॉइंट आउट किया गया है। उदाहरण के लिए मार्च 2021 में यहाँ 2 साल से कम समय में 4th पार्लियामेंट्री इलेक्शंस कंडक्ट कराए गए। इसके बाद इजराइल के एक पॉपुलर सैटारिकल शो एरेड्स नेहेडेरेट ने एक इंटरेस्टिंग कॉमेडी स्केच में कुछ स्ट्रीट स्मार्ट इजरायलीज से इस पॉलिटिकल डेडलॉक का सॉल्यूशन मांगा है। इसके रिस्पांस में शॉली नाम के कैरेक्टर ने कहा, इनफ इज इनफ। इस नेशन में सिटीजन्स के बीच कोई केमिस्ट्री नहीं है, तो इसको खत्म ही कर दिया जाना चाहिए और इसका एकमात्र सॉल्यूशन सिविल वॉर है। सेफारडी ज्यूस का एश्केनाजी ज्यूस के अगेंस्ट, लेफ्ट का राइट के अगेंस्ट, रिच का पुअर के अगेंस्ट और रिलीजियस का सेकुलर के अगेंस्ट। यहाँ इजरायली केवल अरब्स के साथ ही कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है, बल्कि वो आपस में ही लड़ने को तैयार बैठे हैं। आगे इसने कहा कि ये बेहद सिंपल भी है। यहाँ किसी को एक वॉर डिक्लेयर करने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ सब ने आर्मी में सर्व किया है और सभी के घर के पास कुछ ना कुछ वेपन्स मौजूद हैं। दोस्तों, उस समय पर ये मोनोलॉग इजरायली ऑडियंस को बेहद फनी लग रहा था, लेकिन यदि उसको आज सुना जाए तो ऐसा लगता है कि मानो ये भविष्यवाणी थी जो आज सच होती दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, लास्ट ईयर अक्टूबर में इलेक्शन से पहले इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी सर्विस शिन बेट के फॉर्मर ऑफिशियल
युवाल डिस्किन ने एक आर्टिकल लिखा जिसका टाइटल था ऑन द ब्रिंक ऑफ सिविल वॉर। इस आर्टिकल में उन्होंने इस चीज को क्लियरली प्रेडिक्ट किया था कि इजरायली सोसाइटी का इंटरनल कोहेशन आज जिस तरह बिखर रहा है, ऐसे में यहाँ एक सिविल वॉर को होने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने उस समय जिस शार्पनेस और डायरेक्टनेस के साथ प्रेडिक्शन की थी, उससे बहुत से ऑब्जर्वर सरप्राइज थे, जबकि बहुत से ओपोनेंट्स उनको यूं ही डिसमिस कर रहे थे। लेकिन आज 6 महीने बाद पोल्स दिखाते हैं कि 1/3 ऑफ इजरायलीज उनके असेसमेंट से पूरी तरह सहमत हैं। इजरायली डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट द्वारा पब्लिश्ड एक पोल के 50% से ज्यादा रिस्पोंडेंट्स इस बात को मानते हैं कि इजराइल में जल्द ही एक वायलेंट सिविल वॉर छिड़ सकता है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ हाइफा के प्रोफेसर गैड बर्जिलाई, जिन्होंने सिविल वॉर्स के इंडिकेटर्स पर एक्सटेंसिव रिसर्च की है, उन्होंने भी कुछ समय पहले ये प्रेडिक्ट किया था कि इजराइल भी आज उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। वो कहते हैं कि लोग अपने माइंड में सिविल वॉर की एक रॉन्ग इमेज कैरी कर रहे हैं। सिविल वॉर का मतलब यही जरूरी नहीं है कि लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाएं। ये रियलिटी में बहुत अलग अलग फॉर्म्स ले सकता है। फॉर एग्जांपल, स्टेट ऑफिशियल्स के बीच कम्युनिकेशन का फेलियर या कॉन्स्टिट्यूशनल डिसएग्रीमेंट होना, ये नेगोशिएट करने के लिए सेंट्रल फिगर्स या इंस्टीट्यूशंस का ना होना, ये सब एक सिविल वॉर के ही सिम्टम्स हैं। वो आगे बताते हैं कि अमेरिकन सिविल वॉर केवल स्लेवरी के कारण ही नहीं लड़ा गया। अमेरिका में 1830 से 1860 तक साउथ और नॉर्थ के बीच नेगोशिएशंस के कई अटेम्प्ट हुए, लेकिन सालों साल दोनों साइड्स चाहकर भी किसी कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाई, और उनके इसी फेलियर की वजह से इवेंचुअली ये वॉर लड़ा गया। उनके मुताबिक इजराइल भी आज काफी हद तक उसी क्राइसिस का शिकार हो रहा है। दोस्तों, बर्जियाली अपने कंसर्न्स सिविल वॉर के उन सोशल इंडिकेटर्स के बेस पर जाहिर कर रहे हैं जो इजरायली सोसाइटी में आज क्लियरली देखे जा सकते हैं। इनमें से सबसे चीफ इंडिकेटर है फाइनेंशियल ट्रबल, जो इस देश में चल रही क्राइसिस के बीच तेजी से उबाल ले रहे हैं। इजरायली सोसाइटी में रिच और पुअर का गैप भी बहुत तेजी से बढ़ा है। 2021 में इजरायली नेशनल इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट द्वारा पब्लिश की गई रिपोर्ट पॉवर्टी एंड सोशल गैप्स के मुताबिक 2 मिलियन इजरायलीज यानी इजराइल की 20% पॉपुलेशन पॉवर्टी में रहती है। OECD इजराइल को हाईएस्ट इकोनॉमिक डिस्पैरिटी वाला देश बताता है। इसके अलावा इजरायली सोसाइटी में मिडिल ईस्टर्न और नॉर्थ अफ्रीकन डिसेंट के मिज़राही ज्यूज और यूरोपियन डिसेंट के अश्केनाजी ज्यूज के बीच टेंशंस पहले ही काफी पीक पर हैं। ये राइवल ज्यूश कैंप्स इजरायली सोसाइटी की उस इनेबिलिटी की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से इनका कोएग्जिस्ट करना बेहद मुश्किल दिखाई पड़ता है। लेकिन बर्जिलाई के मुताबिक सिविल वॉर का डेंजर केवल ग्रास रूट से ही नहीं बल्कि कॉम्पीटिंग अथॉरिटीज से भी होता है। अगर इजराइल में चल रहे जुडिशियल रिफॉर्म्स को सेंटर स्टेज पर रखकर देखें तो बर्जिलाई कहते हैं कि आप एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन कीजिए जहां हाई कोर्ट के जजेस गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेटेड जजेस को पॉलिटिकल जजेस कहकर उनके साथ कोऑपरेट करने से मना कर दें, या फिर बहुत से जजेस एकजुट होकर उनके साथ प्रैक्टिस करने से डिनाई कर दें। ऐसे में इजरायली बार एसोसिएशन क्या करेगा? सोसाइटी में लॉ, ऑर्डर और जस्टिस कौन इंश्योर करेगा? और दोस्तों, बर्जिलाई का ये एनालिसिस हमारे आगे ऐसे ही कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस खोलकर रख देता है। सिविल वॉर के इस ब्रॉड ओवरव्यू के बाद आइए अब इजराइल की प्रेजेंट क्राइसिस को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यदि हम इजराइल की ऑनगोइंग क्राइसिस के इमीडिएट फैक्टर की बात करें तो वो है वहां हो रहे मैसिव जुडिशियल रिफॉर्म्स। इसको इंडिपेंडेंट इजराइल का अब तक का सबसे ड्रामेटिक जुडिशियल मेकओवर बताया जा रहा है। आसान शब्दों में कहें तो पावर ऑफ गवर्नमेंट वर्सेस पावर ऑफ कोर्ट्स की डिबेट इस पूरी क्राइसिस के फोर फ्रंट पर है। यूं तो इजराइल में गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच के रिलेशंस हमेशा से ही टेंस रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल की जुडिशरी गवर्नमेंट के ऊपर एक ओवरराइडिंग पावर एंजॉय करती है। वो पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। अब यदि पार्लियामेंट की बात करें तो इजराइल के पास शुरुआत से ही कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इजराइल कुछ बेसिक लॉज के तहत रूल किया जाता है जिनको इजराइल के फॉर्मेशन के दौरान समय समय पर डेवलप किया गया। इन बेसिक लॉज को केवल इजरायली पार्लियामेंट यानी क्नेसेट ही चेंज कर सकती है, और इन जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए पीएम नेतन्याहू ने क्नेसेट की इसी पावर को यूज या कहें मिसयूज करने की कोशिश की है। आपको बता दें कि नेतन्याहू ने 22 दिसंबर 2022 को 6th टाइम इजराइल के पीएम के रूप में शपथ ली। देश की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अभी शांत भी नहीं हुई थी कि 3 जनवरी 2023 को इनकी गवर्नमेंट ने देश की जुडिशरी की रूपरेखा बदलने के लिए 2 बिल्स प्रेजेंट किए। पहला बिल इजरायली पार्लियामेंट को उन लॉज को इनैक्ट करने की परमिशन देता है जिनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है। लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट के सभी 15 जजेस
एकजुट होकर किसी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हैं तो इजरायली पार्लियामेंट इसको रिवर्स नहीं कर सकती। इसके अलावा दूसरा बिल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। बेसिक लॉ के मुताबिक जजेस की अपॉइंटमेंट का काम एक 9 मेंबर कमेटी को सौंपा जाता है, जिसमें अभी तक गवर्नमेंट का बहुत नेग्लिजिबल रोल रहता है। लेकिन यह बिल रूलिंग पार्टी को जजेस अपॉइंट करने की मैसिव पावर देता है। इसके थ्रू रूलिंग पार्टी अपने सपोर्टिव जजेस को सुप्रीम कोर्ट के पैनल पर बिठा सकती है। इन रिफॉर्म्स के तहत कोर्ट के लीगल एडवाइजर को भी पॉलिटिकली अपॉइंट करने की बात की जा रही है। इजराइल में लीगल एडवाइजर एक हाईली क्वालिफाइड और इंडिपेंडेंट पोस्ट होती है, लेकिन इस इंडिपेंडेंस के कारण लीगल एडवाइजर ने पहले भी बहुत से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अगेंस्ट एक्शंस लिए हैं, जिनकी लिस्ट में नेतन्याहू भी शामिल हैं। लेकिन अब इस रिफॉर्म के बाद मिनिस्टर्स के ऊपर लीगल एडवाइजर्स को ओबे करने की नेसेसिटी नहीं होगी। इन रिफॉर्म्स को इफेक्ट देने के लिए लास्ट वीक नेसेट ने एक लॉ पास कर दिया। इसके तहत कोई भी अटॉर्नी जनरल सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को ऑफिस के लिए अनफिट डिक्लेयर नहीं कर सकता है। कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि जुडिशियल रिफॉर्म्स और नेतन्याहू पर चल रहे ट्रेल के कारण अटॉर्नी जनरल पीएम नेतन्याहू को रिमूव करने की तैयारी कर रहे थे और उसी बीच इस लॉ के आने से उनका इम्पीचमेंट रद्द हो गया। क्या आपको बता दें कि इस लॉ के तहत एक सर्विंग प्राइम मिनिस्टर को ऑफिस से हटाना बेहद मुश्किल बना दिया गया है। इस लॉ ने फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी के बेस पर होने वाले इम्पीचमेंट को भी लिमिट कर दिया है। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि ये रिफॉर्म उनकी जुडिशरी से जुडिशियल रिव्यू की पावर वापस लेकर उसको कमजोर बनाने के साथ साथ पूरे देश की डेमोक्रेटिक फाउंडेशन को खतरे में डाल रहे हैं। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बीच स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर किसी भी डेमोक्रेसी में चेक्स एंड बैलेंसेस एंश्योर करने के लिए बेहद जरूरी होती है। लेकिन यहाँ ये दोनों ही बिल्स चेक्स एंड बैलेंस के सिस्टम को खत्म करते नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ सालों में जुडिशरी ने क्नेसेट से बहुत से लॉस पर आपत्ति जताते हुए उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया है। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि इसी कारण इजराइल की करंट राइट विंग कोalition गवर्नमेंट जुडिशरी की पावर को खत्म करना चाहती है। और तो और इस समय पीएम नेतन्याहू के ऊपर करप्शन और ब्राइबरी के बेहद स्ट्रॉन्ग केसेस चल रहे हैं। तो प्रोटेस्टर्स का कहना है कि नेतन्याहू अपना पॉलिटिकल करियर बचाने के लिए इन रिफॉर्म्स को पुश कर रहे हैं। लेकिन नेतन्याहू ने इन सभी क्लेम्स को पूरी तरह खारिज किया है। उनका कहना है कि जब लास्ट नवंबर में उनकी गवर्नमेंट को इलेक्ट किया गया था तब उनको वोटर्स से इन रिफॉर्म को पास करने का मैंडेट मिल चुका था। साथ ही वो कहते हैं कि उनके देश में जुडिशरी की पावर साल दर साल बढ़ती ही आई है, जिसके कारण आज गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के बीच पावर का डिसबैलेंस बहुत सीवियर हो चुका है। अकॉर्डिंग टू हिम, सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा एक्सक्लूसिव क्लब बन चुका है जो अब इजरायली पब्लिक के हित की बात नहीं करता और ये आए दिन अपनी अथॉरिटी को मिसयूज करता है और इसलिए उनकी नजर में इजरायली डेमोक्रेसी को सेव करने के लिए ये रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है। लेकिन वहीं दूसरी ओर क्रिटिक्स का कहना है कि यदि गवर्नमेंट जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में इतना ज्यादा इंटरफियर करेगी तो वो जुडिशरी इजराइल के बजाय केवल रूलिंग गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को सर्व करेगी। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भले ही इन रिफॉर्म्स को नेतन्याहू का फेस मिला है, लेकिन असल में इनको उनके जस्टिस मिनिस्टर यारिव लेविन और नेसेट की लॉ एंड जस्टिस कमेटी के चेयर एमपी सिमचा रॉथमैन के द्वारा तैयार किया गया है। ये दोनों लीडर्स हमेशा से ही सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट रहे हैं। इनका मानना है कि जुडिशरी सेटलर्स मूवमेंट देश की अल्ट्रा रिलीजियस पॉपुलेशन और मिजराही पॉपुलेशन के फेवर में बायस रहती है। अब सेटलर्स मूवमेंट क्या है? सेटलर्स मूवमेंट यानी वेस्ट बैंक में इजराइल द्वारा ऑक्युपाइड टेरिटरीज में जूइश पॉपुलेशन का सेटल होना। हिस्टोरिकली देखा जाए तो सभी राइट विंग गवर्नमेंट्स ने सेटलर्स मूवमेंट का जमकर सपोर्ट किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमेशा से ही इस मूवमेंट के अगेंस्ट रहा है। अब इन बिल्स का असल फ्लैग बेरर कोई भी हो, लेकिन ये रिफॉर्म्स आने वाले दिनों में इजराइल में एक इंटेंस कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंड ऑफ के चांसेस को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। इस साल की शुरुआत में जैसे ही रिफॉर्म्स अनाउंस किए गए, इजराइल में एक मैसिव इजरायली स्प्रिंग अनलीश होने लगा। इजराइल के इतने लंबे इतिहास में पहले कभी भी इतने बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट नहीं देखे गए हैं। जनवरी से मार्च तक लगभग हर वीक ये प्रोटेस्टर्स सड़कों पर आकर इन रिफॉर्म्स को वापस लेने की मांग कर रहे थे। इसमें हाईटेक बिजनेसमैन, बैंकर्स, एक्स आर्मी और इंटेलिजेंस पर्सनल समेत कॉमन पीपल बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, इन प्रोटेस्टर्स की संख्या और प्रोटेस्ट की इंटेंसिटी भी बढ़ती जा रही थी और साथ ही साथ इसको लेकर गवर्नमेंट का रिस्पांस भी अब नजर आने लगा था। उदाहरण के लिए 1 मार्च को जब एयरपोर्ट्स और हाईवे शटडाउन किए गए तो प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच एक इंटेंस फेस ऑफ देखने को मिला। पूरे देश भर ने इसको डे ऑफ डिसरप्शन घोषित कर दिया। हालत को काबू से बाहर निकलता देख 15 मार्च को इजरायली प्रेसिडेंट इसाक हेर्जोग ने
इन रिफॉर्म्स को रिप्लेस करने का एक कॉम्प्रोमाइज प्लान तैयार किया, लेकिन नेतन्याहू गवर्नमेंट ने उसको अनफीजिबल कहकर डिसमिस कर दिया। इजराइल डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट की एक रिसेंट पोल के अकॉर्डिंग इन रिफॉर्म्स को इजराइल के एक बेहद स्मॉल सेक्शन द्वारा ही सपोर्ट किया जा रहा है। इसमें से 72% एक कॉम्प्रोमाइज चाहते हैं, जबकि 66% चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की सभी पावर्स इंटैक्ट रहें और इन रिफॉर्म्स को रद्द कर दिया जाए। पब्लिक के इसी स्ट्रांग ओपिनियन और एक्शन का असर कहीं ना कहीं आज गवर्नमेंट पर दिखना शुरू हो गया है। उदाहरण के लिए मिड मार्च में गवर्नमेंट ने पहली बार अपना स्टैंड सॉफ्ट करते हुए जजेस के अपॉइंटमेंट की कमेटी के लॉ को अमेंड किया। अब इस कमेटी पर गवर्नमेंट अपॉइंटेड मेंबर्स को केवल 1 सीटेड मेजोरिटी दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा पुशबैक हमें तब देखने को मिला जब नेतन्याहू ने अपने डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट को उनकी जॉब से फायर कर दिया। असल में योआव गैलेंट इन रिफॉर्म से सहमत नहीं थे, इसलिए लास्ट वीक उन्होंने नेतन्याहू से पब्लिकली ये अर्ज किया कि इन रिफॉर्म्स को अर्जेंटली पॉज कर दिया जाए, लेकिन इसकी कीमत उनको अपनी जॉब देकर चुकानी पड़ी। लेकिन वहीं दूसरी ओर उनके इस ले ऑफ के बाद पूरे देश में प्रोटेस्ट की अब तक की सबसे इंटेंस वेव दौड़ पड़ी। इस वेव की इंटेंसिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके प्रेशर में आकर 2 दिन के अंदर पीएम नेतन्याहू ने इस रिफॉर्म को 1 मंथ के लिए पोस्टपोन कर दिया। ट्यूसडे को पीएम नेतन्याहू ने दोनों बिल्स को ये कहते हुए पॉज किया कि वो एक सिविल वॉर को अवॉइड करने के लिए ऑपोजिशन को डायलॉग का टाइम देना चाहते हैं, ताकि गवर्नमेंट को एक ब्रॉड एग्रीमेंट का समय मिले। उनके इस मूव को ऑपोजिशन के द्वारा ओपनली वेलकम किया गया है। नेतन्याहू का कहना है कि दोनों साइड्स एक डायलॉग को एम्ब्रेस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो इस बात पर भी अडिग हैं कि इन रिफॉर्म्स को पूरी तरह स्क्रैप नहीं किया जाएगा, इनको एक या दूसरी फॉर्म में जरूर रिलीज किया जाएगा। लेकिन नेतन्याहू को ऐसा करने के लिए केवल ऑपोजिशन ही नहीं, बल्कि अपने खुद के कैबिनेट के फार राइट मिनिस्टर्स को भी फेस करना होगा, और यदि उनका सपोर्ट नहीं होता है तो उनकी गवर्नमेंट कोलैप्स भी कर सकती है। तो दोस्तों, अभी तक तो हमने इस टर्मोइल के इंटरनल डायनामिक्स की बात की, लेकिन इस क्राइसिस का एक मेजर इंपैक्ट हमें इजराइल के सबसे स्ट्रॉन्ग बायलैटरल अलायंस पर भी देखने को मिल रहा है। इन रिफॉर्म्स को इजरायली सिटीजन्स ही नहीं, बल्कि इजराइल के सबसे क्लोजेस्ट एलाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी क्वेश्चन किया है। जाहिर है कि इजराइल की डेमोक्रेसी के ऊपर खतरा मंडरा रहा हो और यूएस उसको सेफगार्ड करने ना आए, ऐसा तो नामुमकिन है। इन इंटेंस प्रोटेस्ट पर कमेंट करते हुए यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इजरायली गवर्नमेंट को कहा कि वो इस कॉन्ट्रोवर्शियल रिफॉर्म्स को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। इसके रिस्पॉन्स में बेंजामिन नेतन्याहू ने एक टफ स्टैंड लेते हुए रिप्लाई किया कि उन्होंने अपना ये डिसीजन किसी फॉरेन एक्टर के प्रेशर के अंडर नहीं लिया है। खैर, जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका दुनिया भर के डेमोक्रेसीज का सेल्फ प्रोक्लेम्ड प्रोटेक्टर रहा है, तो इस केस में तो उसके क्लोजेस्ट एलाई इजराइल की बात थी। ऐसे में अमेरिका की ओर से ऐसा कमेंट आना कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी, लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि हाल ही में नेतन्याहू से जुड़ी कुछ क्लोज सोर्सेज ने ये क्लेम किया है कि इन प्रोटेस्ट की फंडिंग यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के द्वारा की जा रही है। आपने सही सुना, सोर्सेस के मुताबिक यूएस स्टेट डिपार्टमेंट मूवमेंट फॉर क्वालिटी गवर्नमेंट नामक लेफ्टिस्ट इजरायली ऑर्गेनाइजेशन को फंड प्रोवाइड करता है, जो इन प्रोटेस्ट को सबसे फोरफ्रंट पर रहकर लीड कर रही है। और ऐसे ही सिमिलर असर्शंस नेतन्याहू के बेटे से लेकर उनके बहुत से क्लोज ऑफिशियल्स ने क्लेम किए हैं। अभी क्लेम्स कितने एक्यूरेट हैं ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन इस तरह की कंट्रोवर्सीज का जन्म लेना ही अपने आप में इस बात का सबूत है कि इजराइल और यूएस के बायलैटरल डायनामिक्स में बहुत से इरिटेंट्स जन्म ले रहे हैं। और यदि ये इरिटेंट्स बड़े लेवल पर एक्सप्लोड होते हैं तो आने वाले समय में इस रीजन की जियोपॉलिटिक्स में कुछ मेजर शिफ्ट्स ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। एंड विद दिस पॉसिबिलिटीज ऑफ थॉट माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आपका इस मुद्दे को लेकर क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया, इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, और उस इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन different organs of government is the cornerstone of any democracy. Discuss the relevance of given statement in context of socio-political turmoil going on in Israel. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।